हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, मैं आज अध्याय 5 लाया हूँ, राजनीति विज्ञान का कक्षा 12, और ये सेकंड पार्ट है, समकालीन दक्षिण एशिया। इसके पूर्व मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखें अवश्य। आज सेकंड पार्ट लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय की समस्त जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से लाया हूँ मैं। जो भी एनसीईआरटी सिलेबस है वो मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो से बने रहें। देखिए, पहला प्रश्न क्या आपके सामने है कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाई है, या पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारण बताइए कि वहां पर लोकतंत्र स्थिर क्यों नहीं है, ये हमें जानना है। तो देखिए, इसके बहुत ही खास पॉइंट है। 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से पाकिस्तान, यानी 1947 में आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में अधिकतर सैनिक शासन ही रहा है वहाँ पे, जब से वो आज़ाद हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी रूप से न बनने के निम्न कारण है। क्या कारण है हम जानेंगे। तो पहला कारण है कि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है वहाँ पे। इन लोगों का वहाँ पे बहुत दबदबा है। सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, ये एक मेन कारण है। दूसरा कारण, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। वहाँ पर जो सरकारें चुनी गई थी उनको हटाकर और फिर से वहाँ पे सैनिक शासन कायम हुआ है, ये भी कारण है लोकतंत्र स्थिर न होने का पाकिस्तान में। पाकिस्तान के भारत के साथ संबंध कभी अच्छे और स्वस्थ नहीं रहे, कभी मधुर संबंध नहीं रहे हैं, और इस कारण से सेना समर्थक समूह, वहाँ के जो सेना समर्थक समूह जो हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो ज़्यादा मजबूत है। यानी सेना समर्थक समूह जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, और अक्सर ये समूह दलील देते हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है, इसलिए पाकिस्तान को लोकतांत्रिक शासन चलाने के लिए कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थिर नहीं है, और वहाँ पर सेना का शासन समय समय पर आता रहा है। यानी वहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान में सेना का शासन अधिकतर रहा है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र, यानी बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति क्या रही है, उससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाए आप लोगों के लिए। बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर आगे तक के प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो आप वीडियो से बने रहें और इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। देखिए, पहला प्रश्न मैंने इससे संबंधित है कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बनने से पूर्व किस देश का अंग था, है ना। पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बनने से पूर्व किस देश का अंग था, तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का अंग था। यानी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का अंग था, जिसे कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी 47 से लेकर 71 तक जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, और ये पाकिस्तान के अंदर ही था। यानी जो भी वर्तमान में पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश बना है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था, जिसे कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेज राज के समय, जब अंग्रेज भारत में थे, उस समय बंगाल और असम का जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान बना था। क्या बना था वो? बंगाल और असम का जो क्षेत्र वो पूर्वी पाकिस्तान बना था। और यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश बन गया था। यानी कि पाकिस्तान से अलग होकर ये क्या बन गया था? बांग्लादेश। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांग्लादेश क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना और बांग्लादेश बनने के क्या कारण थे। देखिए, मैंने ये जो पॉइंट बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। तो ये सभी प्रश्न मैंने बनाए कि आपको जल्दी समझ में आ जाए बांग्लादेश क्यों बना और बांग्लादेश बनने के कारण क्या थे। तो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, इस क्षेत्र के लोग, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग, है ना, की जनता पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। यानी इस क्षेत्र के जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान की, जो बाद में जाके बांग्लादेश बना, है ना, ये भी कारण था बांग्लादेश बनने का।
और पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की बंगाली संस्कृति और उनकी भाषा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। यानी कि उनकी जो भाषा थी उस समय बंगाली, क्योंकि उनकी बंगाली संस्कृति थी और उनकी जो भाषा थी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। यानी पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की बंगाली संस्कृति और उनकी भाषा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। ये भी एक कारण था बांग्लादेश बनने का। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी नहीं थी तथा उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था राजनीति में, जो पूर्वी पाकिस्तान की ओर से उनके लिए यानी आवाम के लिए आवाज़ उठा सके न्याय के लिए। तो ये भी एक कारण था बांग्लादेश बनने का। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने समझाए हैं आपको, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न हम समझेंगे इसी क्रम में, आप वीडियो से बने रहें। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था, है ना, जो बाद में जाके बांग्लादेश बना था, उसका नेतृत्व किसने किया था उस समय। और तो शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व किया था पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ उस समय, और उन्होंने पूरी क्षेत्र के लिए यानी पूर्वी पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्वायत्तता की मांग की थी खुद। देखिए, सारे प्रश्न जो है वो बांग्लादेश से संबंधित हैं। तो आगे हम जानेंगे कि उस समय जो शेख मुजीब जो थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी का नेतृत्व किया था। तो उनकी पार्टी कौन सी थी, तो उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, जिसको 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन उस समय सरकार पर किसका प्रभाव था, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, और उस समय शेख मुजीब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, अगला प्रश्न हम जानेंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोग अवाम पर किए जा रहे अत्याचारों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उस समय। यानी जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें इस प्रकार की जो घटना चल रही थी उस समय, वहाँ पे जो निर्दयतापूर्वक लोगों को मारा जा रहा था और भी कई प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ये भी पॉइंट में मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। उस समय जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए थे उस समय जो जनरल थे वहाँ के याहिया खान के सैनिक शासन में, है ना, पाकिस्तान के सैनिक शासन में जो हजारों लोग थे या लाखों की संख्या में पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए थे उस समय। और इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर पलायन कर गए थे, यानी भारत की ओर आ रहे थे, भारत की सीमा में घुस रहे थे। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई थी। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी उस समय भारत के सामने। और उस समय हमारे जो देश की प्रधानमंत्री महोदय थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की सरकार ने उस समय पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी, यानी उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी और सैन्य सहायता भी पहुंचाई। वहाँ की जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना थी मुक्ति वाहिनी, उस सेना को प्रशिक्षण करने में भी हमारी भारतीय सेना ने बहुत सहयोग दिया उस समय मुक्ति वाहिनी को, जो कि वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों की संख्या में वहाँ के नागरिक थे उसमें, जिनकी सहायता की भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी प्रदान की। अब इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, यानी वहाँ सहायता करने से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तथा युद्ध की समाप्ति के रूप में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया तथा एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस प्रकार से मतलब बांग्लादेश बना है पश्चिम पाकिस्तान से टूटकर, और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तानी सेना ने जो आत्मसमर्पण किया था और लगभग 90,000 से लेकर 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष उस समय आत्मसमर्पण किया था। आगे और भी जानकारी है बांग्लादेश से संबंधित,
बांग्लादेश बनने के उपरांत बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। यानी जब बांग्लादेश बन गया था, एक नया राष्ट्र बन गया था पश्चिमी पाकिस्तान से टूटकर, जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो उसने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया था उस समय बांग्लादेश ने। लेकिन 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह, है ना, उन्होंने अध्यात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। यानी कि उन्होंने जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसके स्थान पर अध्यात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दिलवाई। और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया, है ना। और 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। देखिए आगे हम पढ़ेंगे। और नए सैनिक शासक, उसके बाद मतलब शेख मुजीब के बाद जो नए सैनिक शासक आए थे, जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजय रहे वो। और उनकी भी हत्या कर दी गई। मतलब शेख मुजीब के बाद जो नए सैनिक शासक आए थे उस समय, जियाउर रहमान, उन्होंने अपनी बांग्लादेश नेशनल जो पार्टी बनाई थी और 1979 के चुनाव में वो विजय रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। उनके उपरांत लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। किसने? यानी कि जियाउर रहमान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, चुने गए वो। और उसके बाद जो बांग्लादेश की जनता थी वो जल्दी लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। मैंने वो चाहती थी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र आए। तो जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए जो लेफ्टिनेंट जनरल जो इरशाद थे को राष्ट्रपति का पद कब छोड़ना पड़ा? 1990 में छोड़ना पड़ा। और 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित, वहाँ पे जो बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है आज भी। और वर्तमान में वहाँ पर जो प्रधानमंत्री महोदय है वो है शेख हसीना।